आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चलाए गए इस आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं मनीष मिश्र आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। साहित्य, कला, संस्कृति, प्रबंधन, विज्ञान से संबंधित किसी भी विषय पर देश भर के जाने माने विद्वानों के व्याख्यान हम डिजिटल फॉर्म में अकादमी के चैनल पे उपलब्ध करा रहे हैं, और जिसका उद्देश्य यही है कि जो साथी, जो शोधार्थी, जो विद्यार्थी अलग अलग विषयों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मजबूत आधार स्तंभ हम लोग इन व्याख्यानों के माध्यम से रखें। साथ ही साथ एक तरह का सिंहावलोकन आजादी के इस अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में हम अलग अलग संदर्भों में अलग अलग विषयों को लेकर कर सकें। आगे चलकर ये सभी व्याख्यान जो है पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करने की भी योजना है। तो अकादमी की तरफ से चलाए गए इस श्रृंखला का आज यह 31वां व्याख्यान है, और आज हमारे साथ स्रोत विद्वान के रूप में उपस्थित हैं गोवा के पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज में अध्यापन कार्य से जुड़े हुए मेरे बड़े भाई डॉक्टर ऋषिकेश मिश्र। इसके पहले कि मैं आदरणीय ऋषिकेश मिश्र जी को उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूं, मैं सर का थोड़ा आप लोगों के साथ परिचय साझा करना चाहूंगा। सर का जन्म 30 जनवरी 1978 को हुआ। आपकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र तथा प्राचीन इतिहास कला एवं में हुई। कला एवं संस्कृति में आपने स्नातक करने के उपरांत मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हिंदी साहित्य में ली। जनसंचार एवं पत्रकारिता में आपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया। आपने बीएड किया, पीएचडी की तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नेट परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण की। लंबे अरसे से आप अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से भी जुड़े रहे। महात्मा गांधी द्वारा 1942 में स्थापित हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई में निदेशक के रूप में भी आपने कार्य किया, और विगत 18 वर्षों से आप अध्ययन अध्यापन के कार्य से जुड़े हुए हैं। जो आपका प्रकाशन कार्य अभी तक हम लोगों के बीच आया, उसमें राम काव्य परंपरा, भक्ति दर्शन एवं अवदान, अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ के जीवन चरित्र का मराठी से हिंदी अनुवाद, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविता, कहानी, व्यंग्य, पुस्तक समीक्षा, आलेख तथा साक्षात्कार आपके नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। अनेक पुस्तकों एवं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोधालेख आपके प्रकाशित होते रहते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं पर पुस्तकें आपकी प्रकाशनाधीन हैं। इसके अलावा मुंबई एवं गोवा के आकाशवाणी केंद्र से अनेक वार्ताएं आपकी प्रसारित हो चुकी हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और भाषिक तथा साहित्यिक सम्मेलनों का आयोजन आपने किया है। साथ ही साथ ऐसे आयोजनों में आपकी सक्रिय सहभागिता भी रही है। 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने अपने शोधालेख प्रस्तुत किए हैं। कवि सम्मेलनों में आपका निरंतर काव्य पाठ होता रहता है, और वर्तमान में आप समन्वयक हैं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, पार्वतीबाई चौगुले कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, गोगोल, मडगांव, गोवा, तथा पठन पाठन के साथ सृजनात्मक एवं समीक्षात्मक लेखन में निरंतर सक्रियता सर की लगातार बनी रहती है। और जो भी हमारी हिंदी की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं, जो भी हिंदी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालयीन मंच हैं, उस पे हम लोग लगातार सर को देखते रहते हैं और इनकी दखल और इनकी ऊर्जा से निरंतर परिचित होते रहते हैं। तो ऐसे बड़े भाई डॉक्टर मिश्र आज जिस विषय पर केंद्रित होकर अपना व्याख्यान हमारे समक्ष रखेंगे, वह है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और भारत का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ भाई डॉक्टर ऋषिकेश मिश्र को आमंत्रित करना हूं कि वे आए और अपना व्याख्यान हम लोगों के साथ साझा करें। भाई ऋषिकेश मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आपका कि ये बड़ा सुखद अवसर मुझे मिला, क्योंकि ये जो समय है निश्चित रूप से भारतवर्ष के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम समय है। जब हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, और इस समय कुछ कहना निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी इस कर्मण्यता से बहुत प्रभावित रहता हूँ। आप निरंतर सक्रिय रहते हैं। आपको साधुवाद और आपको आपके प्रति आभार भी हृदय से कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी बात जो है रख सकूं। देखें,
हम 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। दरअसल ये जो समय है, देश हमारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमने परतंत्रता की जो बेड़ियां थी वर्षों पूर्व निकाल फेंकी। हमारा देश लंबे समय तक परतंत्र रहा। 1947 के पूर्व हमने परतंत्रता की लंबी बेड़ियां महसूस की। इस्लाम और उसके बाद अंग्रेजों की दर्दनाक हुकूमत। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपना संघर्ष कभी कम नहीं किया। इस परतंत्रता के दौरान हमारा संघर्ष कभी कम नहीं हुआ। हम निरंतर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, चाहे वह मुस्लिम आक्रमण हो अथवा ब्रिटिश हुकूमत। हम कभी देखिए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। हम उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहे। अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व को लेकर सजग रहे। ठीक है कि एक लंबी गुलामी हमने भोगी, लेकिन हमने कभी न तो अपना अस्तित्व खोया, न अस्मिता खोई, न अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को हमने खोया। ब्रिटिश हुकूमत जो थी बड़ी निर्दयता पूर्वक हमारे श्रम और संपदा का दोहन कर रही थी, उसने किया। और वह बड़ा अत्यंत भयावह परिदृश्य था जब हमारे हाथ काटे गए, हमारी कब्रें खोदी गई, हमारा सब कुछ शोषित कर लिया गया, खून तक चूसा, तो कुछ भी बाकी नहीं रखा उन लोगों ने। जितना शोषण कर सकते थे, जितना कमजोर कर सकते थे हिंदुस्तान को, उतना किया। तो स्वतंत्रता में अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कर पाना, अपने धर्म, अध्यात्म, दर्शन, कला, संगीत, साहित्य, इन सब का रक्षण कर पाना बड़ा आसान नहीं होता। हालांकि हमने किया। पराधीन सपन सुख नहीं, बाबा तुलसीदास कहते हैं, पराधीन मनुष्य को तो स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त होता। 1857 से लेकर 1947 तक, स्वतंत्रता की प्राप्ति तक, हम निरंतर अनवरत ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेते रहे। और 1947 15 अगस्त का दिन हमने पराधीनता का चोला उतार दिया। अब जो चुनौतियां हमारे पास थी, निश्चित रूप से हम स्वाधीन तो हो गए, स्वतंत्र हो गए, हम आजाद हुए, लेकिन उस आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ हमारी चुनौतियां भी बहुत अधिक थीं। उन चुनौतियों का सामना करना था। एक ओर देश की सीमाएं असुरक्षित थीं, तो दूसरी ओर हमारे समक्ष स्वयं को विश्व की मुख्य धारा में लाने की चुनौती थी। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित करना था। हमारे सामने सांप्रदायिक वैमनस्य से मुक्ति पाकर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने की चुनौती थी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश है। तो ऐसे में आसान नहीं था। और खास तौर से हमारे जो देश में अनगिनत राजे रजवाड़े थे, जिनमें से कई ऐसे थे जो अलग रहना चाहते थे, उन्हें भी भारत में मिलाने की चुनौती थी। साथ ही देश की जो आंतरिक कानून व्यवस्था को बरकरार रखकर पारस्परिक सद्भाव के प्रसार की भी बहुत आवश्यकता थी कि कैसे हम लोगों के दिलों को मिलाएं। तो एक चुनौती यह भी थी, देश की आंतरिक कानून व्यवस्था को मजबूत करना था। देश को सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए अग्रसर कराने के क्षेत्र में भी हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना था। और संविधान तो हमारे पास था नहीं, संविधान बनाना था, उसके क्रियान्वयन की चुनौतियां थी, और जिसका अनुकरण करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, विश्व की मुख्य धारा में शामिल हो सके। और उसका परिणाम ये था, उस दिशा में हमने 26 नवंबर
1949 के दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ हमने इसे लागू किया। स्वतंत्रता के उपरांत देखिए हम 75 वर्षों की एक लंबी यात्रा कर आए और इस अवधि में हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे। आजादी का हर्षोल्लास देखा तो एक समय ऐसा भी आया कि आजादी के प्रति हमारा मोहभंग भी हुआ। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति देखी तो सूचना क्रांति का उत्कर्ष भी देखा। देश ने IITs, IIM, सूचना तथा प्रौद्योगिकी का उत्कर्ष हमने देखा। तो आपातकाल का दंश भी हमने भोगा। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जैसे पदबंधों ने, उनसे भी हमारा सामना हुआ, जिसके अपने लाभ रहे, नुकसान रहे। लेकिन यह बेहद खुशी की बात रही कि हम अन्न को लेकर बड़े आत्मनिर्भर हुए। हरित क्रांति के बाद जिस तरह से हमने, जो अन्न का अभाव था हमारे देश में, उसको लेकर हमने सफलता पाई। आज आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस समय जर्मनी में है और वहां उन्होंने कहा कि हम विश्व का पेट भरने की तरफ अग्रसर हैं। यानी हम जो रोटी, जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से सर्वप्रथम, उसमें हम आत्मनिर्भर हुए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही। 21वीं शताब्दी में तो मानो पूरी दुनिया ही मुट्ठी में आ गई, पर उसी अनुपात में हमारी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आज हमारे समक्ष विकास के सभी पैमाने पार करते हुए अपनी पहचान, संस्कृति और भारतीयता की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना है और वो हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम, ये जो दौर है हमारा इस समय का, पहचान को लेकर, पहचान के संकट का, आइडेंटिटी क्राइसिस के दौर से हम गुजर रहे हैं। ये वैश्विक समस्या है कहीं न कहीं, और खासतौर से भारत को लेकर देखें तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ की विविधता, और दूसरे अंग्रेजी के जाने के बावजूद अंग्रेजियत का बरकरार रहना, जो हमारी संस्कृति और हमारी पहचान पर निरंतर एक छाया उसकी बनी हुई है हमारे ऊपर। तो उससे उबरना, और बात भाषा की नहीं बल्कि एक पूरा सांस्कृतिक, पश्चिम का पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य कहीं न कहीं हावी है हमारे ऊपर, पूरे बाजारवाद की तमाम शक्तियों के साथ। तो उससे भी हमारे लिए उबरने की जरूरत है। तो हम देखें, हम किसी भी जात, धर्म, संप्रदाय, भाषा अथवा प्रांत के हो, पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत इस बात की है, बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम अपनी भारतीयता को जिंदा रखें, उसको जीवित रखें। क्योंकि भारतीयता दरअसल हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। ये भारतीयता जिंदा रखना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी कोई भी संस्कृति हो, हमारी कोई भी भाषा हो, हम किसी भी प्रांत के रहने वाले हो, और यदि हम अपनी इस पहचान को सुरक्षित नहीं रख पाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए साबुत बचे रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भारत की जो आत्मा है ये सनातन है, और इस सनातनता को जीवित रखना हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि भारतीयता सिर्फ किसी देश और संस्कृति की बात नहीं है मात्र, दरअसल ये पूरी मानवीयता का निचोड़ है। और देखिए, महाभारतकार महर्षि व्यास, लक्ष श्लोकी महाभारत लिखा उन्होंने, विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसने हमारे इस पूरे अखंड भारतवर्ष को, न केवल भारतवर्ष को बल्कि विश्व को एक नई दिशा देने का काम किया था प्रत्येक दृष्टि से। और जब सब कुछ लिख लिया महर्षि व्यास ने, तो अंतिम निष्कर्ष उन्होंने दिया था कि नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित, मनुष्यता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इस मनुष्यता की रक्षा होनी चाहिए, और इस मनुष्यता की रक्षा के लिए हमारे जो सदग्रंथ हैं, हमारा जो वांग्मय है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है,
हमारा जो जीवन दर्शन है, कला है, साहित्य है, संगीत है, इन तमाम चीजों ने अपनी भूमिका निभाई। अब इन सब को जीवित रखना, सिर्फ जीवित रखना नहीं बल्कि उसका जनमानस के प्रत्येक हृदय में, मनोमस्तिष्क में उसका क्रियान्वयन, हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में उसका क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। और जब तक इन तत्वों का क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक हमारी भारतीयता सुरक्षित नहीं रहेगी। देखें, भारत अपने इन्हीं मानवतावादी मूल्यों के कारण पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है, गौरव रखता है। और इस देश में जन्म लेने वाले तमाम मनुष्यों का सामीप्य पाकर हमारे देश ने, इस पूरी पृथ्वी ने, इस भूलोक ने प्रेरणा ली, प्रोत्साहन लिया। और इन्हीं मूल्यों के कारण हम कहीं न कहीं श्रेष्ठ माने जाते हैं। यहाँ तक कि देवता भी इस जमीन को, इस भूमि को सराहते हैं। और हम तो इस भूमि को माँ मानते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। तो यह जो संकल्पना है पृथ्वी और मनुष्य के बीच, जो एक समन्वय, ये समन्वय आपको किसी और संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ भारतवर्ष में। विष्णु पुराण में आता है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। तो यहाँ ये तो ऐसी भूमि है जहां पर देवता भी आने को तरसते हैं, क्योंकि ये ऐसी जमीन है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे सुरलोक समारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ये जो शरीर हमें मिला, ये शरीर मोक्ष का द्वार है, संस्कृति के उत्थान का ये माध्यम है, साधन है। और इसको सलामत रखना, इसको जीवित रखना, इसको जिंदा रखना, इसको शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है। तभी हम अपनी संस्कृति को महान बना पाएंगे। और वो अस्त्र हमारे पास है, वो है कर्म का अस्त्र, ये कहीं और नहीं है। बाकी जितनी भी जमीन भूमियां हैं, जितनी योनियां हैं, ये सारी भूमियां योग भोग भूमियां हैं, भोग योनियां हैं। लेकिन ये जो मानव योनि है, भारतवर्ष की जो संकल्पना है, ये कर्म योनि है, कर्म भूमि है, ऐसा सिर्फ यहाँ पर है। और यही कारण है कि तमाम आक्रमणकारी ताकतें अपनी अपनी संस्कृतियां लेकर भारत में आई और भारत इसके लिए खुले दिल से खड़ा रहा। क्योंकि हम तो ये मानते ही हैं कि किसी भी दिशा से ज्ञान की कोई भी धारा आए, हम उसे स्वीकारने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उसमें मानवता का कल्याण निहित हो। तो तमाम ऐसी ताकतें भारत आई जिन्हें हमने आत्मसात किया, और जो भी सार स्वरूप रहा उसे अपनाया, और जो भी थोथा रहा उसे हमने उड़ा दिया। सार सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए, और हमने ये किया। देखें, जितनी भी संस्कृतियां थीं, या तो भारत की इस अनाहत अविच्छिन्न सांस्कृतिक धारा में घुल मिल गई, समा गई, जैसे शक, यवन, हूण, कुषाण, ये संस्कृतियां तो यहीं खो गई। और जो कुछ ऐसी भी थी वो जीवित रही, लेकिन एक गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाती रही। देखिए, भारत जो है विचार विनिमय का देश रहा है, और इसी कारण इस देश का कभी बाल बांका सांस्कृतिक धरातल पर हुआ नहीं, है ना भाई। हम अक्सर कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी है नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये सदियों से जमाना हमारा दुश्मन रहा, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है कभी खत्म नहीं हुआ। इसके पीछे इसी विचार विनिमय की जो परंपरा रही, लगातार सांस्कृतिक परिवर्तन परिवर्धन की जो परंपरा रही, ये कभी कम नहीं हुई। और यही कारण है कि किसी भी झरोखे से आने वाला जो प्रकाश है वो हमारे लिए सदा वरिंड रहा। हम अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे देश के लिए रही। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, चाहे जो ज्ञान की धारा भारत में आई हो, लेकिन भारतवर्ष की जो आत्मा है वो अजर अमर है, अजर अमर है।
और वो सदा ही ऊर्ध्वमुखी बनी रही। और कम से कम हमारा लक्ष्य तो वही रहा कि हम अपने आप को उत्थान के मार्ग पर अग्रसर करते रहें, श्रेष्ठता के मार्ग पर अग्रसर करते रहें और सबको लेकर चलते रहें। एक इंक्लूसिव संस्कृति की हम बात करते रहे और उसकी आवश्यकता भी बनी रही और आज भी है। और ये हमें समझने और करने की आवश्यकता रही है। देखिए, ऐसा हम कहते हैं कि भारतवर्ष विश्व का सबसे समृद्ध देश रहा करता था और आज भी है चिंतन के धरातल पर, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। लेकिन ये जो समृद्धि थी हमारे देश की, पहले आप हर्षवर्धन तक इस समृद्धि को देख सकते हैं। हर्षवर्धन के उपरांत ये जो आतताई ताकतें आई, उन्होंने निश्चित रूप से हमारी इस समृद्धि में ग्रहण लगाया और इन आतताई शक्तियों द्वारा इस देश को निर्बल किया गया। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करने की असफल कोशिशें हुई। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता पाने के बाद, आजादी के बाद हमारे खतरे दूर हो गए हैं, खतरा टल गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि खतरा अभी भी पूर्ववत बना हुआ है। अब ये खतरे क्या हैं? देखिए, असल में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो हमारे संविधान में बहुत बाद में जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष होना कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि धर्म कोई त्याज्य वस्तु नहीं है। हम तो आनो भद्रा कृतवो यंत विश्वतः के उपासक रहे हैं कि किसी भी दिशा से ज्ञान का प्रवाह आए। तो हमने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, तो कभी प्रगतिशीलता के नाम पर, तो कभी अपने क्षणिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए तथाकथित लोग, हम देखते हैं कि उन भारतीय मूल्यों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं जो हिंदी और हिंदुस्तान की थाती है। असल में इस थाती को, इस ज्ञान की थाती को, सांस्कृतिक थाती को हमें बरकरार रखने की आवश्यकता है। देखिए, हम चाहे जिस जाति में, धर्म में, संप्रदाय में पैदा हुए हों, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी संस्कृति एक है। आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में जो आबादी है, वहां की जो जनसंख्या है, वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनकी जो संस्कृति है वो भारतीय है। उनकी जो संस्कृति है वो राम की संस्कृति है। तो संस्कृति और धर्म दोनों एक जुदा चीजें हैं, हालांकि एक दूसरे की पूरक है, लेकिन अपनी संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो जब एक दूसरा देश इस तरह से आगे बढ़ सकता है, तो निश्चित रूप से हम, भले ही हमारे यहाँ तमाम तरह की विभिन्नताएं हो, अनेकता हो, लेकिन हमें अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की जरूरत है, उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे दरअसल मूल्य एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हम एक ही भारत माता की संतान हैं। और देखिए, महाभारत में ही आता है, जब ये पूछा गया कि भाई हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, तो महाजनो येन गतः सपन था, जिस राह से महापुरुष गए हैं, जिस मार्ग को उन्होंने अंगीकार किया, वही मार्ग हमारे लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि हम भारत माता की संतान हैं और हमें अपने पूर्वजों को, उस सांस्कृतिक विरासत को, उस सांस्कृतिक अस्तित्व और अस्मिता को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा था, आतताइयों के आगमन के उपरांत हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक वस्तुस्थिति में एक तरह का व्याघात उत्पन्न हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई, अब तो हम आजाद हो गए, अब तो हम स्वतंत्र हो गए। 1947 में आजाद होने के बाद हमारे पास बहुत बड़े बड़े अधिकार आए, एक विभाजन का दंश भी मिला। तो जो विभाजन का दंश तो एक हमने झेला, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत जो हमें शक्तियां मिलनी चाहिए थी, अपने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, कला, साहित्य, संगीत के उत्कर्ष के लिए जो एक हमें शक्ति मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिली? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हम स्वतंत्र होने के उपरांत उन दैवीय मूल्यों को मानने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र थे और हैं,
जिसके लिए भारतवर्ष, भारत देश हमेशा से एक विश्व संस्कृति में एक सिरमौर रहा है, उसकी एक अलग पहचान रही है। और ध्यान रहे कि मानवता के प्रचार प्रसार के लिए, मानवता के उत्थान के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने उन मूलभूत गुणों को, मूल्यों को हम प्रसारित करें, प्रचारित करें। और देखिए, हमारी तो संस्कृति ही रही है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आजादी के पूर्व तमाम भारतीय मिशनरियां थीं। आप स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संकल्प ही लिया था। और हमारे परम पूर्वज श्री राम अयोध्या से लंका की तरफ, उनका प्रयाण ही भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए है। आओ सबको सभ्य बनाते चले, सब पर हुकूमत करते चले, सबका शोषण करते चले, अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले, उपनिवेश बनाते चले, अपनी हुकूमत, अपनी भौतिकता, अपनी बुद्धि बढ़ाते चले और दुनिया जाए भाड़ में। ये संस्कृति हमारी कभी नहीं रही, क्योंकि हम तो संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागे यथा कुर्वे संजाना नाम उपासते। साथ साथ चले, सबको लेकर चले, एक इंक्लूसिव संस्कृति हमारे देश की रही है। तो ये इस संस्कृति को, इस श्रेष्ठतम संस्कृति को, इस मानवतावादी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम निश्चित रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उतना काम नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। तो मानवता के प्रसार के लिए आवश्यक है कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार पूरे विश्व में करें। इसी की शुरुआत कभी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म विश्व सम्मेलन में की थी। तो हम इस भारतीयता का अनुकरण दरअसल विश्व में हमें एक अलग पहचान दिलाएगा। हमारी पहचान है, लेकिन समय समय पर यह पहचान कहीं न कहीं धूमिल हो जाती है। तो यह पहचान हमें जीवित रखने की आवश्यकता है। आप देखें कि इस पहचान की संस्कृति, जो एक पहचान का संकट, सांस्कृतिक संकट हमारे सामने खड़ा है, और इसमें जो भूमंडलीकरण का टर्म है, ग्लोबलाइजेशन, विश्वायन, इस वैश्वीकरण ने, इस भूमंडलीकरण ने हमारी पहचान पर कुठाराघात किया है। हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि इस भूमंडलीकरण के साथ कैसे हम अपनी पहचान को जीवित रखें। और यह हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप तमाम सुख सुविधाओं, मशीनों और सबको इस्तेमाल करके हम उनका दास बन जाएं। ऐसा आवश्यक नहीं है। हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, दर्शन, अध्यात्म, अपनी कला, साहित्य, अपने संगीत, इन तमाम चीजों को भी हम जिंदा रख के, जीवित रख के आगे बढ़ सकते हैं, विश्व के साथ कदम ताल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमें हमारी जो अपनी ताकत है, या जिसे विश्व समुदाय द्वारा कई बार तथाकथित कमजोरी बताई जाती है, असल में हमें उसे ही ताकत बनाने की आवश्यकता है। वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, संस्कृति, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अब मसला यह है कि हम उसको किस तरह से विश्व समुदाय के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो जितना बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, निश्चित रूप से हमें इसकी मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद से लेकर कमोवेश आज तक हमारे सामने इस दिशा में अनेक दिक्कतें रही हैं, चुनौतियां रही हैं। और जो सबसे अच्छी बात यह रही इसमें, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत अच्छी चीज ये हुई कि हम अन्न को लेकर आत्मनिर्भर हुए। उसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा जो गणतंत्र है, हमने अपनी गणतंत्र की नींव को निरंतर मजबूत किया, शक्तिशाली किया। हम चाहे जो कुछ भी हो, अच्छा बुरा, हम तमाम बातें कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ये जो बहुत बड़ा हमने काम किया कि हमने अपने गणतंत्र की नींव को कभी हमने कमजोर नहीं किया, अनवरत सशक्त करते गए। और आज विश्व में अनेक देश हैं, या तो वो गृह युद्ध से जूझ रहे हैं या आपसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, दो देश जूझ रहे हैं, लेकिन इस जूझ के बीच हमने अपनी जो संसदीय व्यवस्था है उसको हमने बहुत सशक्त किया, सुचारू रूप से चलाया और चला रहे हैं। देखिए, देश में जनता के पास जो सबसे बड़ा अधिकार है वो मत का अधिकार है।
और इसके माध्यम से हम एक योग्य सरकार को चुन सकते हैं, चुनते हैं, और तमाम पारस्परिक असहमतियों के बावजूद सभी दल देश को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए कहीं न कहीं कटिबद्ध दिखाई देते हैं। चाहे जितने राजनीतिक दल हों, पर सभी कहीं न कहीं भारत का विकास ही चाहते हैं, और ये आवश्यक भी है। हाँ, सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तो भारत तो अलग अलग रास्तों की बात ही करता है। एकम सर्वे बहुधा वदन्ति, चाहे वो बात अध्यात्म की हो चाहे लोक की हो, और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, विभिन्नता। देखें, और हमारे इस गणतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। विश्व समुदाय में हमारी पहचान एक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक देश के रूप में रही है। अब एक आर्थिक रूप से संपन्न देश के रूप में अपनी जगह बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखें कि पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी पर कैपिटा, वो हमारी निश्चित रूप से कम है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि हम इस स्थान पर आ गए हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के रूप में हम बहुत पीछे हैं। तो ऐसे प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि हम आर्थिक रूप से बड़े सबल बने, क्योंकि आर्थिक रूप से जो सबल होता है उसका सब कुछ बिकता है। तो हमारा जो भी श्रेष्ठतम है वो तब बिकेगा जब हम सशक्त होंगे। तो चूंकि वर्तमान समय मैन पावर का तो है ही, मैन पावर कभी हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक रूप से सशक्ति बहुत जरूरी है। तो एक आर्थिक रूप से संपन्न देश के रूप में अपनी जगह बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में कई चुनौतियां हैं जिन्हें हमें बिना किसी खुशफहमी के स्वीकार करने की आवश्यकता भी है, जिन्हें दूर करके हम एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ, देश बनने की दिशा में हम प्रयाण कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और तभी हमारी स्वतंत्रता सार्थक सिद्ध होगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वप्न भी पूरे हो सकेंगे। देखें, भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है और संविधान में प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन भी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समान प्रतिष्ठा, अवसरों की समानता और समता की बात उल्लिखित है। किसी भी जाति पंथ का व्यक्ति हो, किसी भी जाति पंथ का व्यक्ति हो, उसकी गरिमा का ध्यान रखे जाने का अटूट संकल्प हमारे संविधान में है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक बंधुत्व बढ़ाने का हमारे संविधान में एक बेहतर प्रावधान है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि हमारे देश की व्यवस्था इन्हीं संवैधानिक नियमों के अंतर्गत कार्य करती है और हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर सकते। हम ऐसे किसी कार्य से बचें जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आंच आए। निजी स्वार्थ, देखिए, कुछ चीजें हैं जिनसे हमें लड़ने की आवश्यकता है, उन्हें दूर करने की जरूरत है। भारत राजनीतिक धरातल पर बड़ा कई बार लगता है कि बड़ा एक नहीं हो पाया। इतिहास इस बात का साक्षी है। हम अभी भी निजी स्वार्थों, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और एक तुष्टीकरण जो लगातार हम करते रहे, इन संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर हमें एक राष्ट्र हित में एक राष्ट्रवादी सोच विकसित करना होगा। देखिए, निजी स्वार्थों, पारस्परिक वैमनस्य और हमारी ऐतिहासिक भूलों के कारण हम आखिर परतंत्र क्यों हुए? एक विश्व में श्रेष्ठतम संस्कृति, श्रेष्ठतम सभ्यता को अंगीकार और लेकर चलने वाला देश, सशक्त देश और विशाल देश, जिसकी सीमाएं भी भौगोलिक रूप से बहुत सुरक्षित थीं, हम बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन ऐसे कौन से कारण रहे कि जिनके कारण आतताई ताकतें आई और हम पर हुकूमत किया, लंबे समय तक किया और हमको एकदम कमजोर बना दिया, आर्थिक रूप से भी और दूसरी तरहों से भी। अब इन ऐतिहासिक भूलों को हमें समझने की आवश्यकता है, हम उन्हें भूल नहीं सकते।
अगर हम वही गलतियां फिर दोहरा रहे हैं तो चीजें फिर बदल सकती हैं। ये बहुत सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा देश आए हम पर आक्रमण करे और हम पर शासन करे, लेकिन आर्थिक रूप से आपके ऊपर दबाव तो बन ही सकता है अगर हम एक नहीं हुए तो। अगर अब भी हम भाषावाद, प्रांतवाद और भाई भतीजावाद जैसी चीजों को ढोते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें यह समझने की जरूरत, हम राज्य नहीं है, राष्ट्र है और राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। ये देश के किसी भी भाषा भाषी, मत, पंथ और राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, उसे इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने क्षणिक स्वार्थों से ऊपर उठकर उन विचारों एवं नीतियों को बढ़ावा दें जिससे भारत का सांस्कृतिक गौरव नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर सके। आज भूमंडलीकरण के युग में मनुष्य विश्वग्राम की एक छत के नीचे तो अवश्य आ गया है, हम देखते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि संबंधों की खाइयां और चौड़ी हो गई हैं? हमें इन खाइयों को पाटना होगा। ये खाइयां हमारी पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, राज्यगत हैं और राष्ट्रीय भी हैं और पारस्परिक संबंधों की भी हैं। हमारे संबंध बहुत छीज रहे हैं बड़ी तेजी से। आज देखें, हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और यदि हम अपनी इस शक्ति को अगर सही राह दिखा दें और उसका उपयोग हम राष्ट्र निर्माण में करें, राष्ट्र हित में करें, तो यथाशीघ्र भारत जो है विकसित देशों की सूची में शामिल हो सकता है। एक इसके लिए योजना की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। और देखिए, ये तभी संभव होगा जब हम अपने उत्तरदायित्वों को समझेंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे और समुचित रीति से अपने अधिकारों का पालन करेंगे। निश्चित रूप से हम वो जो हमारे लक्ष्य हैं, वैश्विक या राष्ट्रीय लक्ष्य, उनको हम पा सकेंगे। और हम भारत माता के ऋण से तभी ऊऋण होंगे जब हम अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करेंगे और उत्तरोत्तर सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। एक नागरिक के तौर पर देखिए, हमें यह विचार करना होगा, सतत विचार करना होगा कि किस तरह भारत का विकास होगा अपने तय, हम जो भी हो। भाई, राम जी का जब सेतु बन रहा था तो उसमें एक छोटी सी गिलहरी भी थी, पानी में जाकर भीगती थी और बालुका पर लोटपोट और आकर उस बन रहे ब्रिज पर, पुल पर अपने आप को झाड़ देती थी थोड़ी सी रेत। भगवान ने देखा और अपनी उंगलियां फेरी उसकी पीठ पर। तो जितना भी हमारी शक्ति है, हमारी योग्यता है, अपने तय हमें इस दिशा में प्रयत्न करना होगा कि हम कैसे अपने देश को बलवान बनाएं। ऐसे तमाम देश हैं जिनके यहाँ यह भाव हमेशा रहता है कि हम अपने देश को कैसे बेहतर करें। आप जापान को इस दिशा में देख सकते हैं। ऐसे और भी देश हैं जो अपने देश को शक्तिशाली करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, फिर व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई जगह वहां पर नहीं रह जाता, और रहे भी तो हमें प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता है कि हम आखिर चाहते क्या हैं। तो हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे अब हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे, कैसे उत्तरोत्तर सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। एक नागरिक के तौर पर हमें सदैव यह विचार करना होगा कि किस तरह का भारत हमें चाहिए, कैसे भारत का विकास होगा, जो हम कर रहे हैं क्या उससे वैश्विक पटल पर हमारे देश का मान बढ़ेगा। अगर मान बढ़ता है तो निश्चित रूप से हमें इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और तभी हमारा जो लोकतंत्र है पूरे संसार में अनुकरणीय और प्रतिष्ठित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, ये तो बात मैंने की कि हम आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और इसमें क्या चुनौतियां हैं, हमें क्या करना है। लेकिन हमें एक बहुत जो चीज है हमारे लिए सोचने की हमें बहुत आवश्यकता है, वो ये है कि देखिए, हमारी जो संस्कृति है
जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, जिस परिप्रेक्ष्य पर मुझे बात करनी है मूलतः, कि आज हम कहाँ हैं, आजादी के बाद क्या थे। जैसे भारत गुप्त जी ने कहा था, भाई हमें यह सोचने की आवश्यकता थे हम थे क्या और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो इस सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आजादी के बाद हमारे पास तमाम अस्त्र शस्त्र से जिनके माध्यम से हम अपने सांस्कृतिक, भाषिक, राष्ट्रीय अस्मिता और अस्तित्व का संरक्षण कर सकते थे, लेकिन कई कारणों से हम नहीं कर पाए, वो हमारी अपनी कमजोरी थी। आज क्योंकि सांस्कृतिक संकट हमारे सामने सबसे बड़ा है, और इस दिशा में हमने क्या किया और क्या हमें करना चाहिए और कैसे हमें अपनी संस्कृति को वैश्विक धरातल पर आगे ले जाने की आवश्यकता है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है आज सबसे अधिक। और देखिए, हमारे देश की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की मैं बात कर रहा हूं, जो तमाम संस्कृतियों के समाप्त होने के बावजूद वो अभी तक कायम है। और ये आप देखें कि हमारे धर्म, हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति, इसकी जो जड़ें हैं बड़ी गहरी हैं, और जितनी गहरी हैं उतनी व्यापक भी हैं। हमें थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है कि हम अपनी श्रेष्ठता को, श्रेष्ठतम संस्कृति को, गौरवशाली संस्कृति को कैसे विश्व समुदाय के पास लेकर जाएं, और कैसे हमारा भव्य जो है उसके माध्यम से हम विश्व समुदाय को एक राह दिखा सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज देखें हम कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हुए हैं। हमने पहला विश्व युद्ध देखा, दूसरा विश्व युद्ध देखा, कई सारे छोटे मोटे विश्व युद्ध देखे, शीत युद्ध देखा, और आज तो स्थिति यह है कि तीसरा विश्व युद्ध हमारे सिर पर आन खड़ा है। तो क्या हम इस तरह की जो मानवीयता के समक्ष, मानवता के समक्ष संकट है, इस संकट को हम भारतीय संस्कृति के माध्यम से दूर कर सकते हैं? क्या हम उस संस्कृति को संजो पा रहे हैं? क्या हम उसे आगे बढ़ा पा रहे हैं? ये हमें सोचने की बहुत जरूरत है। क्योंकि देखें, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति है भारतीय संस्कृति। पश्चिम में जो आत्मा है, दरअसल वो बुद्धि की इकाई है, बुद्धिवादी है। ऐसा नहीं कि हम बुद्धिहीन हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो आत्मा, हमारी जो आत्मा का अध्ययन है, हमारा जो अध्यात्म है, ये मानव बुद्धि से परे है, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। हम उस स्थिति तक जाने के आकांक्षी हैं जहां पर श्रेष्ठ मूल्यों की बात होती है। देखिए, हमारी संस्कृति योग की संस्कृति है। विश्व योग दिवस आ रहा है। हमारी जो संस्कृति है योग की संस्कृति है। वैश्विक पहचान, एक बहुत बड़ी बात यह हुई कि पिछले वर्षों में हमने अपनी जो हमारी एक सांस्कृतिक शक्ति थी योग के रूप में, उसे हमने विश्व समुदाय के समक्ष रखा, और विश्व समुदाय ने एक मत से उसे स्वीकार किया। यह बहुत बड़ी बात है भाई। जिसे सपेरों और फकीरों का देश कहकर तिरस्कृत कर दिया जाता था, और उसके उस श्रेष्ठतम उसकी वस्तु को एक वैश्विक मान्यता मिले और लोग उस पर कायम रहे। गली गली में योग विश्व में खुल रहे हैं, सेंटर खुल रहे हैं। ये अपने आप में
लगता है किसी कारणवश ऋषिकेश जी से संपर्क हम लोगों का टूट गया।